नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में एरिपत्ती शब्द का क्या अर्थ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यह जलाशय की भूमि जिसे प्राप्त राजस्व का उपयोग जलाशय के रखरखाव के लिए होता था। जो एरिपत्ती होती थी यह जलाशय की एक प्रकार से भूमि होती थी। दूसरा प्रश्न है कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जो गुप्त काल के सिक्कों की तुलना में अधिक शुद्ध थे। बिल्कुल सही बात है। और फिर इसका कारण दिया गया है कि कुषाणों ने सिल्क रूट पर नियंत्रण कर लिया था जिससे उन्हें भारी आर्थिक लाभ हुआ। बिल्कुल सही कारण भी दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यहाँ पे, स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध श्वेतांबर परंपरा से है। बिल्कुल सही कथन है ये सही है। यह संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? नहीं, यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। वे मंदिरों की जगह स्थानक का मतलब हो गया साधुओं के ठहरने के स्थान में विश्वास करते थे और निराकार उपासक थे। तीसरा है, तेरापंथ भी श्वेतांबर संप्रदाय की एक शाखा है। बिल्कुल सही बात है, तेरापंथ भी श्वेतांबर की एक शाखा है जिसकी स्थापना आचार्य भिक्षु ने 18वीं सदी में की थी। तो पहला और तीसरा सही है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित महाजनपद कालीन नगरों को पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसे वेस्ट टू ईस्ट में व्यवस्थित करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आ जाएगी मथुरा। यहाँ किसकी, ये कौन सी महाजनपद? सूरसेन महाजनपद। सबसे पश्चिम में यही है, मथुरा है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सबसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है ये। और फिर बात करते हैं, आती है कौशाम्बी। यह है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद फिर प्रयाग के पास है कौशाम्बी, और यह मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ती है। और फिर वाराणसी की बात करें तो यह है काशी महाजनपद में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी में ईस्ट साइड। और फिर पाटलिपुत्र की बात करें तो ये है मगध महाजनपद। ये सबसे पूर्व में है क्योंकि ये बिहार की साइड है, पटना जो है, तो ये सबसे पूर्व में है। तो इसका सही क्रम नीचे से ऊपर वाला हो जाएगा, यानी कि 4, 3, 2 और 1। सही उत्तर ए होगा। पांचवा प्रश्न है, सूची 1 में अशोक के अभिलेख दिए गए हैं और सूची 2 में विषय वस्तु दी गई है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। यानी कि प्रथम शिलालेख जो है इसमें क्या है, विषय वस्तु पशुबलि की निंदा की गई है प्रथम शिलालेख में। और चतुर्थ शिलालेख में क्या महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष के बारे में घोषणा की गई है। और 13वें शिलालेख में हमें मिलता है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें, और अशोक का हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राजाओं का उल्लेख भी हमें इसमें मिलता है। और फिर 5वां शिलालेख जो है इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। धम्म महामात्र मतलब धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति। छठा प्रश्न है, गुप्त काल में अर्घट क्या था? गुप्त काल में अर्घट क्या था? यह एक प्रकार के सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र था। अर्घट, इसे हम अर्घट को हम राहट कहते हैं। राहट जो है इसी को हम कहते हैं राहट। इसका उल्लेख गुप्त और गुप्तोत्तर काल के साहित्य में जैसे बाणभट्ट की हर्षचरित्र में मिलता है। यह कुएं से पानी निकालने की एक यांत्रिक विधि थी जिसमें बैलों का उपयोग किया जाता था, और फिर घड़ों की माला होती थी एक प्रकार की जिसमें पानी ऊपर खींचा जाता था, जो राहट होती थी। 7वां प्रश्न है, मिताक्षरा और दयाभाग के संदर्भ में क्या सही है? क्या सही है बताना है। तो पहला कथन है कि मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। बिल्कुल सही बात है, सही बात यहाँ पे कही गई है। और फिर दूसरा कथन है, दायभाग जिमूतवाहन द्वारा रचित ग्रंथ है जो बंगाल में प्रचलित है। बिल्कुल सही कथन है ये भी। और फिर तीसरा कथन, मिताक्षरा के अनुसार बताया गया है कि पुत्र का जन्म होते ही पिता की संपत्ति में अधिकार हो जाता है उसका। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीनों सही है। 8वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य किसने लिखा था जिसमें अर्जुन और शिव यानी कि किरात वेश में के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है? अर्जुन और शिव के बीच का वर्णन मिलता है हमें, तो ये भारवी ने लिखा था। भारवी ने। यह संस्कृत का एक महाकाव्य है जिसकी रचना भारवी ने की थी।
इसकी कथा जो महाभारत से ली गई है, जिसमें अर्जुन द्वारा पशुपास्त्र प्राप्ति के लिए की गई तपस्या के बारे में बताया गया है। 9वां प्रश्न है कथन कारण का प्रश्न है। कथन है बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया और उलुग खां की उपाधि प्राप्त की। बिल्कुल सही बात है। और फिर कारण दिया गया है इसका, वह 40 दल की शक्ति को बढ़ाना चाहता था। नहीं, आर इसका जो कारण दिया गया है, ये कारण इसका गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसने इस दल की जो शक्ति थी इसको नष्ट कर दिया था और फिर बढ़ाया नहीं था, जबकि यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई है। वह जानता था कि यह दल राजा के लिए खतरा हो सकता है। तो ए सही है और आर गलत है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, यहाँ पे आपको सूची 1 में विभाग दिए गए हैं, सूची 2 में संस्थापक दिए हैं सल्तनत कालीन, तो इन्हें मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि दीवान ए अमीर कोही जो कृषि विभाग से संबंधित था, इसका संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक था। और फिर दीवान ए बंदगान यानी कि दासों से संबंधित जो विभाग था, इसका फिरोज शाह तुगलक था संस्थापक। और फिर दीवान ए मुस्तक राज जो राजस्व विभाग से संबंधित था, इसकी बात करें तो यह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था, भ्रष्टाचार कम करने के लिए किया गया था। और फिर लास्ट में बात करें तो दीवान ए आरिज जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, ये बलबन से संबंधित था, मंगोलों की रक्षा के लिए सुदृढ़ सेना। 11वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? तो जिलों को जो कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था जिलों को। विजयनगर की प्रशासनिक इकाई का क्रम हम देखें तो मंडलम होता था। मंडलम जो था यह प्रांत या राज्य होता था। फिर उसके बाद आता था कोट्टम या वलनाडु जो जिला होता था। और फिर उसके बाद नाडु आता था। नाडु के जो होता था तहसील या परगना जो होता था, इसे नाडु कहते थे। उसके बाद आता था मेला ग्राम आता था। 50 गांवों के समूह को जो था मेला ग्राम कहते थे। और फिर लास्ट में क्या आता था? उर आता था। उर या ग्राम आता था जो गांव होता था। 12वां प्रश्न है, मुगल काल में महसूल शब्द का क्या अर्थ था? तो महसूल शब्द का अर्थ होता था वास्तव में वसूल किया गया राजस्व ही महसूल होता था। 13वां प्रश्न है, शिवाजी की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में बरगीर कौन थे? बरगीर कौन थे? वो थे वे सैनिक जिन्हें राज्य की ओर से घोड़ा और हथियार दिए जाते थे। जो घोड़ा और हथियार जिन्हें दिए जाते थे, इन्हें बरगीर कहते हैं। बरगीर ये होते थे। और फिर एक और होते थे मराठा घुड़सवार सेना। 2 प्रकार की सेना होती थी, एक तो बरगीर होते थे और दूसरे होते थे सिलेदार होते थे। सिलेदार ये क्या हो, इनका क्या काम था? ये भाड़े के सैनिक होते थे जो अपना घोड़ा और हथियार खुद लाते थे। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी संतों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती आएंगे। कब? ये 1143 से 1236 के समय में। और फिर भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। दूसरे नंबर पे बाबा फरीद आएंगे। ये 1173 से 1265 ईस्वी। ये कौन थे? बलबन के दामाद थे ये। और फिर तीसरे नंबर पे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इनका समय क्या था? 1238 से लेकर 1325 तक। 7 सुल्तानों का शासक देश। और फिर लास्ट में शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये 1356 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये औलिया के शिष्य थे। 15वां प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है यहाँ पे। तो कथन है कि शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। बिल्कुल सही कथन है। उसका कारण है कि उसने संगमरमर का व्यापक उपयोग किया और पियत्रा ड्यूरा जड़ाऊ काम को लोकप्रिय बनाया था। बिल्कुल सही कारण दिया गया है इसका। ये इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी है। 16वां प्रश्न है, 1760 का वांडीवास का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ वांडीवास किसके लिए निर्णायक सिद्ध हुआ? किसके लिए निर्णायक सिद्ध हुआ था? यह हुआ था फ्रांसीसियों के पतन के लिए। भारत में इनके पतन के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1760 में। वांडीवास है तमिलनाडु के युद्ध में अंग्रेज जनरल सर ऑयरकूट ने फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लाली को बुरी तरह हराया था। इसके बाद भारत में फ्रांसीसियों का राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो गया।
17वां प्रश्न है चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था। बिल्कुल इस तरह से पूरे जो व्यापारिक एकाधिकार था पूरी तरीके से समाप्त हो गया था 1833 में। और फिर तीसरा कथन है इस एक्ट के तहत एक विधि सदस्य यानी कि लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़ा गया था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीनों सही है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित आदिवासी किसान विद्रोहों को उनके नेताओं से सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। ये दिए गए विद्रोह दिए गए हैं और उनके किसान या आदिवासी दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि रामोसी विद्रोह जो था ये चित्तूर सिंह थे इस समय इसके प्रमुख नेता थे। ये कब की घटना है? रामोसी विद्रोह ये है 1822 की, पश्चिमी घाट सतारा में। इसके जो नेता थे वो चित्तूर सिंह थे। और फिर दूसरे नंबर पे अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर, ये 1828 की बात है। ये असम में हुआ था और इसके नेता गोमधर कुंवर थे। तीसरा आ जाएगा खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1829 से 33 में मेघालय में। इसके नेता जो थे वो तीरथ सिंह से। खांसी विद्रोह का तीरथ सिंह हो जाएगा। और फिर कोल विद्रोह आता है ये बुद्धो भगत। इसका समय क्या था? ये था 1831 से 32। छोटा नागपुर एक नेता थे बुद्धो भगत। 19वां प्रश्न है कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि 1858 के अधिनियम के बाद भारत सचिव भारत प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रणकर्ता बन गया। बिल्कुल सही बात है। इसका कारण क्या दिया गया है कि उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन किया गया जिसके निर्णय मानने के लिए वह बाध्य था। ये कथन गलत है। मतलब इसका कारण जो है गलत दिया गया है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है इलियट और डाउसन की प्रसिद्ध कृति द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस मुख्य रूप से किस काल पर केंद्रित है? यह केंद्रित है मध्यकालीन भारत पर। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस 8 खंडों में रचित एक विशाल ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत यानी कि सल्तनत काल और मुगल काल के फारसी और अरबी इतिहासकारों के ग्रंथों का अनुवाद का संकलन हमें मिलता है। 21वां प्रश्न है क्रांतिकारी घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था या किंग्सफोर्ड हत्या प्रयास ये हुआ था। कब हुआ था ये 1908 में हुआ था 30 अप्रैल को। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया था। उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र केस होता है। ये कब होता है? ये मई 1908 में होता है। ये मई 1908 में होता है जबकि ये अप्रैल में ही हुआ था, इसलिए ये पहले है। तो इसमें मुजफ्फरपुर कांड के बाद अरविंद घोष जो थे इन्हें कई लोग थे कि गिरफ्तारी हुई थी। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा करजन वायली की हत्या। यह लंदन में हुई थी। ये कब हुई थी? ये 1909 में हुई थी। 1 जुलाई 1909 में हुई थी मदन लाल डींगरा द्वारा लंदन में। और फिर दिल्ली षड्यंत्र केस ये हार्डिंग बम कांड जो था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1912 में हुआ था। रास बिहारी बोस की योजना थी। 22वां प्रश्न है साइमन कमीशन 1927 की सिफारिशों में क्या शामिल नहीं था? तो साइमन कमीशन की सिफारिशों में क्या शामिल नहीं था? उसमें शामिल नहीं केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन शामिल नहीं था। साइमन कमीशन 1930 में रिपोर्ट आती है में प्रांतों में तो द्वैध शासन खत्म करके स्वायत्तता देने की बात थी, लेकिन केंद्र में उत्तरदायी सरकार देने से मना कर दिया गया था। यही भारतीयों के विरोध का एक बहुत बड़ा कारण बना था। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम क्या है? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी की थी 1866 में। और फिर पूना सार्वजनिक सभा इसकी जो स्थापना थी 1870 में हुई थी। किसके द्वारा? एमजी रानाडे के द्वारा। फिर आते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी इसके बाद आ जाएंगे चौथे नंबर के मद्रास महाजन सभा आएगी। ये कब? ये हुई थी 1884 में हुई थी।
1884 में सुब्रमण्यम अय्यर आदि लोग इसमें शामिल थे। फिर लास्ट में आ जाएगी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये 1885 में फिरोज शाह मेहता और तैयब जी इसमें थे। 24वां प्रश्न है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू का क्या कथन था? जवाहरलाल नेहरू का कथन था बी, यह एक ऐसी मशीन है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है। 25वां प्रश्न है कथन है कि क्रिप्स मिशन 1942 ने युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का प्रस्ताव रखा। बिल्कुल सही बात है और इसका कारण दिया गया है। इसमें यह प्रावधान था कि कोई भी प्रांत यदि भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता तो वह अपना अलग संविधान बना सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये दोनों कथन सही हैं लेकिन व्याख्या यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे कहेगा कि आर ए की व्याख्या तो नहीं करता है, बल्कि यह बाल्कनीकरण यानी कि भारत के टुकड़े का प्रावधान था जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। 26वां प्रश्न है शाही नौसेना विद्रोह यानी कि RIN म्यूटनी 1946 के दौरान विद्रोहियों ने अपने जहाज HMIS तलवार पर क्या लिखा था? क्या लिखा था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया लिखा था। 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार जहाज के नाविकों ने खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उन्होंने जहाज की दीवारों पर जय हिंद और भारत छोड़ो के नारे लिखे थे। 27वां प्रश्न है सूची 1 में व्यक्ति दिए गए हैं और सूची 2 में समाचार पत्र है और उनके या तो पुस्तक दी गई हैं, तो इसका सही मिलान हो जाएगा ए, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक या समाचार पत्र था अल हिलाल था। यह उर्दू साप्ताहिक पत्र था। और फिर दूसरे नंबर पे फिरोज शाह मेहता आते हैं, इनका था बॉम्बे क्रॉनिकल, यह अंग्रेजी में था। एनी बेसेंट इनका था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनका एक था। और फिर महात्मा गांधी आते हैं, इनका यंग इंडिया था। हरिजन, नवजीवन आदि और भी थे। 28वां प्रश्न है गांधी इरविन समझौता 1931 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं की थी? कौन सी शर्त स्वीकार नहीं की थी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा माफ करने की जो शर्त थी यह अस्वीकृत थी। 29वां प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान किसने अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था? किसने लिखा था? यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 30वां प्रश्न है मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ होगा यहाँ, मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी केस 1929 मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? सही उत्तर हो जाएगा कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध। 31वां प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के सदस्य जो बाद में भारतीय राजनीति में प्रमुख उत्तरवादी नेता बने, कौन थे वो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, NM जोशी और श्रीनिवास शास्त्री। 32वां प्रश्न है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1927 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह हुआ था, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा दीवान, ये गलत लिखा गया है, दीवान आगे हो जाएगा बहादुर, दीवान बहादुर रामचंद्र राव इनका पूरा नाम है, दीवान बहादुर रामचंद्र राव, इन्होंने की थी। 33वां प्रश्न है कथन है कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है और इसका कारण है कि उसने 1882 का प्रस्ताव पारित किया जिसमें स्थानीय बोर्डों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे। बिल्कुल सही कारण है और इसकी व्याख्या भी ये सही कर रहा है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। 34वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि जो स्क्रिप्ट होती थी पढ़ने का दावा कई विद्वानों ने किया है, लेकिन यह अभी तक अपठनीय है। इसकी शैली क्या है? तो इसकी शैली क्या है? तो इसकी शैली हो जाएगी अरिस्टोफेडन, इसकी शैली कही गई है। सिंधु लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई, यह चित्राक्षर है,
इसकी लेखन शैली ब्रुस्टोफेडन मानी जाती है, जिसका अर्थ 35वां प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र यानी कि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? दूसरे शिलालेख में मिलता है। ये अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में उसके साम्राज्य की सीमा से बाहर के पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है, जिनमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका का नाम स्पष्ट रूप से आता है। 36वां प्रश्न है, गुप्त काल में उपरिकर और उद्रंग क्या थे? तो ये थे, सही उत्तर हो जाएगा क्रमशः स्थायी और अस्थायी काश्तकारों पर कर होते थे। प्रथा का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। 38वां प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले विद्वान अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किस विषय पर चर्चा नहीं की है? किस विषय पर चर्चा नहीं की है? सही उत्तर हो जाएगा भारत की राजनीतिक एकता पर चर्चा नहीं की है। 39वां प्रश्न है, 1916 के लखनऊ समझौते का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सी यानी कि तिलक और जिन्ना को माना जाता है। 40वां प्रश्न देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न होने वाला है आज का। कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्तावों में शामिल था, क्या क्या शामिल था? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, बिल्कुल सही बात है, ये शामिल था। और क्या शामिल था कि संविधान सभा का चुनाव भी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कथन है कि भारत का विभाजन पाकिस्तान का, नहीं ये बात गलत है, ये शामिल नहीं था। तो कैबिनेट मिशन ने क्या क्या यहाँ पे पहले जान लेते हैं, पहला और दूसरा सही है, यानी कि इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अखिल, ये रहे आज के 40 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण, और अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें कि आप लोगों ने कितना सही किया। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।